हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिफी लर्निंग। लास्ट वीडियो मेरा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के बारे में था, विच इज अगेन एनसीईआरटी ग्रेड 11 चैप्टर 1, और वो उसका पार्ट 1 था। सो टेक्निकली मुझे अभी पार्ट 2 डालना चाहिए था, बट एक बड़ी ही कॉमन सी रिक्वेस्ट आई थी मेरे ग्रेड 11th के बच्चों से कि मैम प्लीज़ बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 10 एक्सप्लेन करिए। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। सो मैंने सोचा कि पूरा चैप्टर तो एक्सप्लेन करना ऑल ऑफ अ सडन इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि फिर से मुझे प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। सो वो इट्स टाइम टेकिंग, नॉट इम्पॉसिबल, टाइम टेकिंग है। तो मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट प्रोसीजर और इंपोर्ट प्रोसीजर पे दो पीपीटीज बनाई हैं, दो प्रेजेंटेशंस बनाई हैं। एंड इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। सो इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स होते क्या हैं। अगर आप बुक को देखिए तो उसमें कुछ नहीं तो कम से कम 15-17 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो कि अगेन बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ अपने तरीके से उसको कट शॉर्ट करके अपने बच्चों को पढ़ाऊं। आई हैव ट्राइड टू मेक द थिंग्स बिट इजियर फॉर देम। देखती हूँ कितना सफल हो पाई हूँ, और अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा। सो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो पूरे एक्सपोर्ट के दौरान रिक्वायर्ड होते हैं। एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब बात हो रही है एक्सपोर्ट की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट होता क्या है। एक्सपोर्ट रिफर्स टू अ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री बट सोल्ड टू अ बायर अब्रॉड। सो बेसिकली यार, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अरे हमने ये मेरा बैग जो है ये इम्पोर्टेड है, और हमारे यहाँ के स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सो बेसिकली एक्सपोर्ट क्या होता है, जब हम कुछ ऐसा मटेरियल, ऐसी सर्विसेज किसी दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करते हैं या उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं जो कि एक्चुअली वहां पे नहीं होता। सो वो हमसे खरीदते हैं। सो बेसिकली ऐसे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन या ट्रेड को हम एक्सपोर्ट का नाम देते हैं। अब अगेन, इसमें भी बड़े लंबे प्रोसीजर्स होते हैं। इतना बोलने में जितना सिंपल है उतना करने में तो नहीं होता है बिल्कुल। सो अब हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैंने एक बड़ा ही छोटा, कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र टाइप का एक समरी तैयार की हुई है। अगर आपने उसको पढ़ लिया, देन ट्रस्ट मी, पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। एंड विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर, जो कि आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो 17-18 पॉइंट का पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको लर्न करने के लिए मैंने एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया। उस ब्रह्मास्त्र का नाम है, एक्चुअली वो एक वर्ड है। अगर वो वर्ड आपने याद कर लिया विद अ बिट ट्विस्टेड स्पेलिंग, उसको मैंने थोड़ा अपना टेंशन टेस्ट दिया हुआ, अगर आपने वो लर्न कर लिया तो ट्रस्ट मी, पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपको याद हो जाएगा। और वो सिंपल सा वर्ड है, रिसेप्शन। मैंने उसमें चेंज क्या किया है, मैंने थोड़ी सी इसकी स्पेलिंग चेंज कर दी है, रिसेपेशन स लगा दिया है। ये बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, आप होटल्स वगैरह में जाते होगे तो रिसेप्शन काउंटर है, दैट इज किसी को रिसीव करना। तो वो एक्सपोर्ट और रिसेप्शन को रिलेट करके मैंने यहाँ पे वर्ड तैयार कर दिया, रिसेप्शंस, वेयर आर स्टैंड्स फॉर रिसीट ऑफ इंक्वायरी सेंडिंग कोटेशंस, E stands for ensuring order or indent. C stands for credit worthiness। अब ये क्या है भाई, क्रेडिट वर्दीनेस देखना कि हम जिसको सामान दे रहे हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी औकात है पैसे वापस करने की, पैसे देने की, पेमेंट करने की, उसकी औकात है भी या नहीं है। फिर आता है एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब भाई लाइसेंस ही नहीं है तो एक्सपोर्ट किस काम का है, बिना लाइसेंस के क्या एक्सपोर्ट, फिर तो सब इलीगल हो जाएगा। फिर आता है प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब भाई हमने शिपमेंट की तैयारी तो कर ली, पर जो खर्चा हो रहा है वो कहाँ से भरूंगी। फिर आता है प्रोक्योरमेंट, दैट इज गुड्स लेना, और उसके बाद हमने सर्विस, गुड्स ले लिया, हमारे पास सामान आ गया, इसका इंस्पेक्शन भी तो जरूरी होता है। सो हियर पी स्टैंड्स फॉर प्री शिपमेंट फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट एंड इंस्पेक्शन। यहाँ आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। वैसे तो आपने रिसेप्शन की स्पेलिंग, इतने बड़े हो गए हैं सब बच्चे की, सबको पता ही होगा, पर यहाँ पे तानिया मैम का ट्विस्ट है। मैंने एक छोटा सा ई और लगा दिया है, एंड ये वाला ई, इट स्टैंड्स फॉर एक्साइज क्लियरेंस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड शिपिंग स्पेस। जहां पे भाई आपको शिपिंग के लिए आपको पर्टिकुलर स्थान दे दिया गया कि हाँ, ये पर्टिकुलर अपना कार्गो यहाँ पे डंप करो, यहाँ से कार्गो की जिम्मेदारी शिपिंग कंपनी की हो जाती है। फिर आता है टी, दैट इज टेरिफ एंड एक्साइज क्लियरेंस। फिर आता है आई, इंश्योरेंस ऑफ पैक्ड गुड्स, उसके बाद फॉरवर्ड करना। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्टेनिंग कस्टम क्लियरेंस। भाई ये कस्टम वाले बीच में बहुत रोड़ा लगाते हैं,
तो ये O स्टैंड्स फॉर ऑब्टेनिंग कस्टम क्लियरेंस। जब तक उनकी हरी झंडी नहीं मिलती है तब तक अपना सामान आगे नहीं जा सकता। फिर आता है एंड दैट इज नेगोशिएटिंग एंड ऑब्टेनिंग मेट रिसीट्स एंड बिल ऑफ लेडिंग। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ इन द एंटायर एक्सपोर्ट प्रोसेस। सो इसको भी हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट में एस ऐड किया है तानिया मैम ने, दैट इज रिसेपेशंस। सो हियर एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिंग पेमेंट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। पैसे मिल गए, सामान पहुंच गया, किस्सा खत्म, एक्सपोर्ट प्रोसीजर खत्म हो गया, सामान एक्सपोर्ट। अब ये ब्रह्मास्त्र ही हम पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन अ वेरी बेटर वे। अब मुझे बताना कि क्या ये पूरा प्रोसेस इजी नहीं हो गया? सिर्फ ये वर्ड याद करना है और अपने आप आंसर बना के लिख देना है। ट्रस्ट मी, मेरे टीचर ने ऐसे पढ़ाया होता तो शायद आज मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ गए होते। To begin with R stands for receipt of inquiries, sending quotations, order और indent। अब यहाँ क्या होता है, एक्सपोर्टर्स जो है ना वो पोटेंशियल बायर को डेटा प्रोवाइड करते हैं और फिर बेसिकली अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं और जो बायर्स हैं उनके भी कुछ क्वेरीज होते हैं। तो बेसिकली इंक्वायरी वाला सिनेरियो है यहाँ पे पूरा। और उसके बाद जो एक्सपोर्टर होते हैं वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन, स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ों को कोट करते हैं प्रोफार्मा इनवॉइस में। और उस इवेंट में क्या होता है, जो परचेजर होता है, अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे रिसेप्शन, जो कि मेरा ब्रह्मास्त्र है, उसके सी की। सी स्टैंड्स फॉर क्रेडिट वर्दीनेस एंड गारंटी ऑफ फॉर पेमेंट। अब ये क्या चीज़ होती है भाई? सो बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया था, हमें चेक करना होता है कि जो हमारा पोटेंशियल बायर है उसके पास एक्चुअली ही हैज़ द कैपेसिटी टू डू द पेमेंट, और अगर है तो फिर हम इशू करते हैं दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। सो टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट, यूजुअली क्या होता है, पेमेंट ना मिलने के खतरे को बड़ा मिनिमाइज करने के लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या चीज़ है? So basically it's a surety that the importer will make the payment to bank and in return bank will make the payment to the exporter. So basically ये एक written document कह सकते हैं जहाँ पे जो importer है वो promise करता है that via bank he will do the payment to the exporter. तो ये काम हो गया letter of credit का। So basically C stands for credit worthiness and guarantee for payment, कि हाँ भाई the फलाना फलाना XYZ importer is actually credit worthy, मतलब उसकी औकात है, वो पेमेंट कर सकता है। Now let's move to the next slide. So in this slide we'll be discussing about export license. So here E stands for export license. अब ये क्या चीज होती है? As indicated by the custom laws, जो एक्सपोर्टर होते हैं या जो भी एक्सपोर्टिंग फर्म होती है उनके पास एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, विच मीन्स उनके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। अब ये लाइसेंस लेने के या लाइसेंस कैसे मिलता है उसके क्या स्टेप्स हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी अप्रूव बैंक में अपना खाता या रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर टू एक्वायर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, दैट इज आईईसी नंबर फ्रॉम डीजीएफटी या आरआईएलए होते हैं, दैट इज रीजनल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उनसे मिलता है एक नंबर जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। फिर आता है थर्ड प्रोसेस, दैट इज रजिस्टर विद सुटेबल एक्सपोर्ट प्रमोटिंग कमिटी, आरसीएमसी जिसे बोलते हैं। ऐसी कुछ कमिटीज होती हैं जिनका बेसिकली दे आर बिल्ट अप टू प्रमोट द एक्सपोर्ट, तो वहां पे रजिस्टर होना चाहिए वो फर्म जो कि एक्सपोर्टिंग कर रहा है, जो इस ट्रेड में इन्वॉल्व है, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसके पास? आरसीएमसी के पास। Last but not the least, to get enrolled with Export Credit and Guarantee Corporation, that is ECGC, वहां पे आपका enrollment होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, that means you can get an export license. In this slide, we'll be discussing about pre-shipment finance, procurement and inspection. तो ये P for pre-shipment finance हो गया, procurement, अब inspection। अब क्या होता है ये प्री-शिपमेंट फाइनेंस क्या है? तो भाई देखो, एक बार जब शिपमेंट हो जाता है उसके बाद का तो अलग ही फंडा होता है, पर उसके पहले अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पहले उसको तैयार करने के लिए भी तो पैसे की जरूरत है, फंड्स की जरूरत होती है। तो वो फंड्स कहाँ से आते हैं? तो बेसिकली ये पी हो गया उसी के लिए कि पहले हमें उन फंड्स को इकट्ठा करना है
ताकि हम अपना प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड कर सके। एक बार फंड्स आएगा तभी तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तभी वो सामान, दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, भी पॉसिबल होगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये सारे टर्म्स इंटरकनेक्टेड हैं, दैट्स वाई मैंने इसको पी वाले ब्रह्मास्त्र में जोड़ा है। प्री शिपमेंट फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट एंड इंस्पेक्शन। पहले फाइनेंस मिला जिससे हमने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन होने के बाद हमने उस मर्केंडाइज को शिप किया, और शिपमेंट के पहले जो भी हमने प्रोड्यूस किया है उसका इंस्पेक्शन होता है। दैट्स व्हाट इट्स रिटन हियर इन पॉइंटर्स। So after getting the export license, the exporter meet with his banker to get a pre-dispatch finance for carrying out the production. ठीक है, चलो भाई यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया। Now exporter, after getting the pre-shipment fund from the bank, looks at to prepare the merchandise for the importer. जो importer होते हैं ना, उनके हिसाब से प्रोडक्ट को तैयार करना, स्टॉक को रेडी करना, अब वो इस काम में लग जाता है। फिर क्या होता है? The law of India ensures that very selective and incredible quality products are exported out of India। कि भाई ये देश की इज्जत और मान सम्मान की बात होती है, तो कुछ भी ऐसा टुच्चा फुच्चा से उठा के एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। अब वो काम कहाँ आ गया? वो हो गया इंस्पेक्शन में। तो याद रखिएगा, प्री शिपमेंट फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट एंड इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे एज पर द इंडियन लॉ हमारी ये ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी सामान इंडिया के बाहर जाए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे रिसेप्शन का टी आता है, दैट इज टेरिफ, एक्साइज क्लियरेंस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड शिपिंग स्पेस। ये सारे पॉइंट को एक साथ इकट्ठा कर दिया बिकॉज अगेन ये भी कोरिलेटेड थे। तो as demonstrated by the Central Excise Tariff Act, excise duty on the material used as a part of creating the merchandise is to be paid। तो जो भी merchandise तैयार हो रहा है उसमें जो भी मटेरियल यूज किया गया है उसकी एक्साइज ड्यूटी तो पे होनी ही चाहिए। For a similar cause, exporter applies to the concerned excise commissioner इन द एरिया विद अ रिसीट। अब वो क्या करता है भाई, जो एक्सपोर्टर होता है वो एक्साइज कमिश्नर के पास जाता है और बताता है कि फलानी फलानी चीजें यूज हुई है, XYZ ये सारी चीजें यूज हुई है, और इस पे मैंने एक्साइज ड्यूटी पे कर दी है, जिसकी वो रिसीट लेकर उनके पास जाता है और फिर वहां से उसको मिलती है रिसीट कि हाँ चलो भाई क्लियरेंस डन है। नेक्स्ट आता है रिमेंबरिंग द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू गेट टेरिफ कंसेशंस। भाई ये कंसेशंस पे तो पूरी दुनिया चल रही है। और डाइवर्स एक्सक्लूजन, द इंपोर्टर में आस्क फॉर द एक्सपोर्टर टू सेंड एन ऑथेंटिकेशन ऑफ ओरिजिन। अब कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें हम ऐसी एक्सपोर्ट करते हैं जो बेसिकली हम किसी दूसरे से लेके किसी तीसरे को पहुंचा रहे हैं, तो वहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम तक पहुंच रहा है वो एक्चुअली तैयार कहाँ पे हुआ है, या उसके पार्ट्स कहाँ पे असेंबल किए गए हैं और वो कहाँ पहुंचा है। सब वो क्यों होता है? क्योंकि कई कंट्रीज कुछ टैरिफ प्रोवाइड करती हैं, तो उसको अवेल करने के लिए भी एक पॉइंट होता है कि भाई हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट किस कंट्री से बन के आया और कहाँ पहुंच रहा है, सो दैट वी कैन अवेल द टैरिफ। जो कंसेशंस होते हैं हम उसका लाभ उठा सके। सिंपल सी बात है। फिर लास्ट पॉइंट आता है द एक्सपोर्टर अप्लाइज टू द लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्लान ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्पेस। अब ऐसे कहीं भी इतना सा तो सामान है नहीं कि एक टेबल खाली उस पर हमने रख लिया, हमारा पर्टिकुलर कार्गो जा रहा है, ब्लॉक पूरा डिस्पैच हो रहा है मर्केंडाइज, तो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए होता है। सो दैट कम्स अंडर दिस शिपिंग स्पेस, जिसके लिए जो भी पोर्ट अथॉरिटीज हैं उनको भाई डील करना पड़ता है, उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो अगेन इट कम्स अंडर दिस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। In this slide, we'll be discussing about packing, forwarding and insurance of good। अब क्या होता है भाई, जो हमारा मर्केंडाइज है, बेसिकली जो हमारा स्टॉक है, जो भी हमारा गुड्स है, उसको हमने पैक कर दिया, नेक्स्ट सेट असाइड, उसको हम फिर किनारे रख देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और कुछ क्रूशियल डेटा को उस पर मेंशन करते हैं, जैसे नाम हो गया, एड्रेस हो गया, कि ये इंपोर्ट कौन कर रहा है, कौन सी स्पेसिफिक फर्म है जो इसको इंपोर्ट करे, इंपोर्टिंग पर्सन हो गया, ये सारी ग्रॉस वेट कितना है, टर्म्स एंड कंडीशन, दुनिया भर के डिटेल्स के साथ हम, हाँ एंड वन मोर थिंग, पोर्ट ऑफ शिपमेंट एंड डेस्टिनेशन एक्सेट्रा, कि कहाँ से कौन से पोर्ट से शिप किया जा रहा है और किस पोर्ट तक पहुंचना है। भाई हम भी जाते हैं, हम टिकट लेते हैं ना कि अहमदाबाद से लखनऊ तक जाना है, तो अहमदाबाद और सो बेसिकली हम बोर्ड का कर रहे हैं, अहमदाबाद में कर रहे हैं, और फिर हम
उतर कहाँ पे रहे हैं, लखनऊ में। सो बेसिकली वही चीज़ हो गई, सामान अपना बोर्ड कहाँ से कर रहा है, पोर्ट ऑफ शिपमेंट एंड पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, ये सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं। उसके बाद भैया ये जो एक्सपोर्टर है वो पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है कि चलो ये तो हो गया, ये सारी चीज़ें डन है, पर अब मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सामान कैसे पहुंचेगा पोर्ट तक, वो सारी स्ट्रैटेजी बनती है। एंड देन फाइनली गुड्स आर एट द पोर्ट, वो किसी तरह पहुंचते हैं पोर्ट पे। अब वहां आगे क्या होता है, आगे का बात यह है कि टू प्रोटेक्ट द मर्केंडाइज, अब चलो पोर्ट पे पहुंच गए, वहां पे शिपमेंट हो गया, अब उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। कहाँ जरूरत है भाई, जब वो समंदर, 7 समंदर पार करके किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो बेसिकली वो समंदर में जो तूफान आते हैं ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए उनको इंश्योरेंस की जरूरत है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए उनको इंश्योरेंस चाहिए, तो उस पर्पज के लिए क्या करते हैं भाई, द एक्सपोर्टर गेट्स अ ग्रेट गारंटीड विद द इंश्योरेंस एजेंसी। सो अब भाई यहाँ पे जाते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के पास और अपने मर्केंडाइज को इंश्योर कराते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है सबसे भारी भरकम सा शब्द जिसको हम बोलते हैं कस्टम क्लियरेंस। अक्सर सुना होगा कि स्टॉक कस्टम क्लियरेंस में पकड़ा गया, ये वो। तो होता क्या है बेसिकली, इसको समझते हैं। Before stacking the merchandise on the ship, they must be cleared by the client, and for this reason जो अपना एक्सपोर्टर होता है वो शिपिंग बिल के साथ 5 और डुप्लीकेट बिल सेंड करता है, और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करता है। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कि जो स्टॉक या जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा है, कहाँ पे ओरिजिन हुआ है उसका। कॉमर्शियल इनवॉइस होता है जिसमें अगेन बेसिक डिटेल मेंशन की जाती है। एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, जो हमने डिस्कस किया था कि भाई अपना जो इम्पोर्टर है वो पैसे वैसे पे करेगा, उसकी हैसियत है पे करने की या नहीं है। फिर होता है सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, वेर एवर इट्स एसेंशियल। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें क्वालिटी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वहां पे आ जाता है भाई अपना सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन की हाँ जो सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है, सो इट कैन बी एक्सपोर्टेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, जहाँ पे जैसा मैंने बताया लहरों को तोड़ते हुए, चीरते हुए, फाड़ते हुए जाता है अपना कार्गो, तो भाई इंश्योरेंस होना तो बहुत ज़रूरी है। And now, after submission of these documents, the port superintendent is approached to obtain the carting order. अब भाई ये सारी चीजें हो गई, ये फॉर्मेलिटीज डन है। उसके बाद पहुंचते हैं हम पोर्ट सुपरिटेंडेंट के पास, जो हमें इशू करता है कार्टिंग ऑर्डर। अब ये कार्टिंग ऑर्डर क्या है भाई, so basically it's an instruction to the staff at the gate of the port to permit the entry of the cargo in the dock। समझ गए भाई, ये एक तरह से वो होता है कि हाँ जो पोर्ट सुपरिटेंडेंट है वो कार्टिंग ऑर्डर देता है, और वहां का जो स्टाफ है उसके लिए इंस्ट्रक्शन होता है कि भाई दरवाजे खोल दो, सामान आने वाला है। समझ लो, सिंपल सी भाषा में, ओपन द डोर, लेट द कार्गो कम इन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now coming back to the slide, we will be discussing about obtaining mate's receipt and bill of lading। अब ये दोनों क्या चीज है और इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई। So after the merchandise have been stacked on the ship, the captain issues mate receipt to the port administrator, which contains, अब इसमें होता क्या है बेसिकली वो पढ़ो। इसमें होता है कि वेसल की सारी इंफॉर्मेशन, अब वेसल किसकी बात कर रही हूँ, जो पीछे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे डब्बे डब्बे जैसे, तो ये वेसल, उसका बिल, इंफॉर्मेशन कि किसने बनाया है, मर्केंडाइज किसका स्टॉक है, कौन सी कंपनी का है, डेट वगैरह वगैरह, तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसमें। फिर आता है द क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग स्पेशलिस्ट, दैट इज सीएनएफ ऑपरेटर, हैंड्स ओवर द मेट रिसीट टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनालाइजिंग द कार्गो। अब फाइनली ये जो मेट रिसीट है ये पहुंचती है ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास कि भाई देखो कार्गो सही सलामत है, सही है, ठीक है। ऑन एक्सेप्टिंग द कार्गो, द ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन इशूज अ बिल ऑफ लेडिंग। जहां जो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसके पास जब मेट रिसीट आ गई तो वो इशू करता है बिल ऑफ लेडिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आता है भाई प्रिपरेशन ऑफ द इनवॉइस। इनवॉइस बनेगा एंड देन सिक्योरिंग द पेमेंट। मैंने सबको रिलेट कर दिया है कि भाई इनवॉइस तैयार होगा उसी के बाद तो पेमेंट मिलेगा। अब इसमें क्या होता है भाई, द एक्सपोर्टर रेडीज ऑल द रिसीट फॉर द, अब हाँ अपना मर्केंडाइज तैयार है, निकल चुका है, पर निकलने से पहले इनवॉइस की भी प्रिपरेशन होती है, जिसमें जिसमें क्या मेंशन किया जाता है, कितना सामान है और जो सामान है उसका कॉस्ट कितना है। और ये सब भी तब फाइनलाइज होता है जब कस्टम की हरी झंडी
मिल जाती है ग्रीन सिग्नल के बाद, और फिर डिस्पैच हो जाता है मर्केंडाइज, एंड देन इट्स द ड्यूटी ऑफ द एक्सपोर्टर टू गिव ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स टू द इम्पोर्टर। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, डुप्लीकेट रिसीट देना, बिल ऑफ लीडिंग, पैकिंग लिस्ट, इंश्योरेंस अरेंजमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना। Now these records are required by the importing merchant for getting the products cleared from the custom। इसका requirement क्यों होता है भाई, ये सब क्यों चाहिए, इस पे इतना स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट होंगे तभी वहां पे उनको कस्टम क्लियरेंस मिल पाएगा। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, सो लेट्स डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेक्स्ट स्लाइड। In this slide, we'll be discussing about export documents. So when we talk about export documents, there are two types of documents. पहला तो आता है अपना प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, दूसरा आता है ऑक्सिलरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। अब अगर हम पहले वाले की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है कॉमर्शियल इनवॉइस। अब ये कॉमर्शियल इनवॉइस क्या है, तो बेसिकली ये ऐसा होता है जिसमें डिटेल मेंशन की जाती है कि बायर कौन है, सेलर कौन है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कॉमर्शियल इनवॉइस में मिलेंगी आपको। फिर आती है पैकिंग लिस्ट। अगेन पैकिंग लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जिसमें डेट ऑफ पैकिंग, ऑर्डर नंबर, करस्पॉन्डिंग इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ लीडिंग, डिटेल ऑफ शिपिंग एक्सेट्रा। अब ये बिल ऑफ लीडिंग क्या है, तो बिल ऑफ लीडिंग ही कहते हैं जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। ये इशू कौन करता है, ये शिपिंग कंपनी इशू करती है। कब इशू करती है, जब उसको मेड रिसीट मिल जाती है, उसके बाद बिल ऑफ लीडिंग इशू किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है एयरवे बिल। इट्स काइंड ऑफ से इट्स काइंड ऑफ समवॉट सिमिलर टू बिल ऑफ लीडिंग, बट हाँ, अब नाम से समझ में आ रहा होगा, इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू एयरवेज, तो जो बिल तैयार होता है दैट इज एयरवे बिल। Then comes certificate of inspection. So as per the Quality Control and Inspection Act, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, और इंस्पेक्शन करने के बाद इशू किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन कि हाँ एज पर द सेट स्टैंडर्ड ये जो सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है। एज पर विच एक्ट? एज पर द क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। जैसे मैंने बताया कि भाई ये जो अपना मर्केंटाइज जा रहा है, जो स्टॉक जा रहा है, उसका बेसिक ओरिजिन कहाँ हुआ है, तैयार कहाँ हुआ है, कहाँ बना है, उन सारी चीज। वो क्यों जरूरी होता है? टैरिफ, अगेन मैंने बोला था कंसेशन या टैरिफ्स को अवेल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो सामान हम तक पहुंचा है उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू हुआ है या नहीं, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि वो कहाँ तैयार हुआ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका एक बड़ा सा चैप्टर आप पढ़ोगे, बिल रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। बेसिकली ये क्यों जरूरी है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ये तो हो गए मेन डॉक्यूमेंट या प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट। अब इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ ऑक्सिलरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो क्या हैं तो उनको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहला आता है प्रोफार्मा इनवॉइस। सो it is an offer made by the exporter to the importer. In this, he specifies the details of the goods he will be able to supply to the importer. This document contains details like price, quality. So ये सारी details आपको performa invoice में मिलेंगी। फिर आता है shipping instruction। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिन पे इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कांच का सामान हो गया, ऐसे कुछ होते हैं जो आपने देखा होगा, हैंडल विद केयर और ये सब लिखा रहता है। तो बेसिकली वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी है उनके लिए होता है कि भाई ऐसा ऐसा सामान इसके अंदर है, तो ध्यान रखना थोड़ा। फिर आता है इंश्योरेंस डिक्लेरेशन कि हाँ भाई मैंने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस ले लिया है, मैं डिक्लेयर करती हूँ। सो इंश्योरेंस का डिक्लेरेशन हो गया, डन। फिर आता है शिपिंग ऑर्डर। अब शिपिंग ऑर्डर क्या होता है? So it's a document and this document is issued by the shipping company. It gives confirmation to the exporter about the booking of the space on board the ship. So basically क्या होता है कि हाँ भाई शिपिंग ऑर्डर तैयार हो गया, तुम्हें शिप में जगह मिल गई। जैसे अपन टिकट बुक करते हैं ना कि हाँ ये बर्थ मेरी है, लाइकवाइज हमारा कार्गो जा रहा है तो उसके लिए भी एक जगह फाइनल हो गई। फिर आता है मेट रिसीट। अब मेट रिसीट क्या होती है? मेट रिसीट इज इशूड बाय द कैप्टन और चीफ ऑफिसर ऑफ द शिप। दिस रिसीट इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट गुड्स आर बोर्डेड ऑन द शिप। एक्नॉलेजमेंट होता है कि हाँ भाई सामान शिप पे चढ़ गया। तो ये था एक्सपोर्ट प्रोसीजर और ये थे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड थे एक्सपोर्ट के लिए। आशा करती हूँ कि अब आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मेरे ब्रह्मास्त्र के साथ, जिसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था। और वो ब्रह्मास्त्र था मेरा एक छोटा सा वर्ड जिसको हम हर दूसरे दिन सुनते ही होंगे, रिसेप्शन। और स्पेलिंग थोड़ी सी ट्विस्ट हुई मेरे हिसाब से, RECEPETIONS।
receptions. ओके, अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत तो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, एंड यस, वन मोर थिंग, hit the bell icon so that you don't miss any of the recent update. Stay tuned, keep learning with Jiffy Learning. All the best.